नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी जाके यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग सकुशल से होंगे। आइए शुरू करते हैं पहाड़ A to Z की आज की क्लास। ओ फॉर ओखली। दोस्तों, बचपन में आपने अ की किताब पढ़ी होगी तो ओ फॉर ओखली पढ़ा होगा। चित्र में देखा होगा एक काठ के लकड़ी का ओखल और एक कूटने वाला उसमें मूसल डाला होता है। तो आज हम ये ओखली की नहीं, उत्तराखंड के ओखली की बात कर रहे हैं, जिसको ओखल भी कहा जाता है और उत्तराखंड में उसको उखो भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये ओखल कैसे बनाया जाता है और किस चीज़ का होता है, ये हम आपको बताएंगे। जैसे उत्तराखंड में एक काफ़ी मजबूत और मोटे पत्थर का ये ओखल बनाया जाता है, जिसको काश्तकार गोलाई में काट के एक गहरा गड्ढा उसमें बनाता है ताकि उसमें कुछ सामान आ सके, कूटने वाला या धान वगैरह जो भी है, तो ऐसा गड्ढा बनाया जाता है उसमें। दोस्तों, ये बहुत भारी भरकम पत्थर बहुत मजबूत भी होता है, तो इसको रोज इधर से उधर लाने ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। अब इसको संसाधनों में कैसे आसानी से लाया जाए, या कैसे लाया गया है, ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ बाहर कहीं भी शहरों में घर बनाए होते हैं तो घर के आगे एक जो आंगन होता है उसमें या तो सीमेंटेड होगा या उसमें टाइल्स डाले होंगे। तो वैसे ही उत्तराखंड के घर के आगे पटांगण होता है, जिसको पटान भी कहते हैं। उसमें जो है बहुत सारे पत्थर टाइल्स नुमा कटिंग में होते हैं, बड़े, वो भी ठीक ठाक मजबूत होते हैं, लेकिन ओखल के बराबर मजबूत तो नहीं होते हैं, क्योंकि जो बहुत बड़ा भारी भरकम पत्थर है। तो इसलिए उसकी जगह को रोज रोज इधर उधर ले जाने में उसको इधर उधर ले जाने में उसको दिक्कत ना हो और कैसे उसे काम किया जाए, इसलिए उसका आसान तरीका ये बनाया है कि टाइल्स नुमा पत्थर चारों तरफ आंगन में बिछाए हैं, तो उसके एक कोने में ओखल को भी बिठाया है। अब ओखल का आकार कैसा लगता है, बिल्कुल आंगन से मिलता जुलता, उसी के बिल्कुल समतल में बराबर। अब क्या, आपको आंगन दिखने में बड़ा सुंदर लगेगा और एक जगह आपको एक गड्ढा दिखाई देगा, जो देखने में एक साधारण सा गहरा गड्ढा दिखाई देगा, लेकिन वो पत्थर इतना भारी भरकम है कि उसको काश्तकार उसको बराबर में बैठा के बहुत बढ़िया, मतलब देखने में भी अच्छा लगे और रोज रोज काम करने में भी आसान हो, इसलिए एक कोने में उसको बिठा दिया जाता है। तो दोस्तों, जब उत्तराखंड में कोई ऐसे संसाधन नहीं थे बिजली के, वो तो बहुत पहले तो थे ही नहीं, बहुत जल्दी में ही, अब कुछ ही समय में ये बिजली का चक्की वगैरह चले हैं। इससे पहले इस ओखल में धान कूटे जाते थे। धान कूटने के लिए ओखल की गहराई काफ़ी होती थी और जिसे धान कूट के चावल बनते थे। तो इसमें क्या होता है, मोडुआ भी कूटा जाता था, झुंगरा भी कूटा जाता था। अब जहाँ तक है धान कूटने का सवाल, किसी के कितने भी बड़ा परिवार था तो उत्तराखंड की औरतें बड़ी परिश्रमी होती हैं, बहुत परिश्रम करती हैं, और ओखल कूटने में तो बहुत ही परिश्रम का काम है। तो उसमें धान कूट के कितना भी परिवार है उसको घर ही में ये सब व्यवस्था बना के काम चलता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े बारातों में और बड़े बड़े नामकरण संस्कारों में, जबकि एक गांव से दूसरे गांव में जो बारात आती है और अपने रिश्तेदार नातेदार भी होते हैं, गांव के भी होते हैं, पड़ोस के भी होते हैं, उतने लोगों के लिए इतना संसाधन ओखल में कूट के चावल बना के व्यवस्था करना बहुत ही कठिन काम है। तो इसमें क्या किया जाता था, उत्तराखंड की जो शादी ब्याह की तैयारी होती थी तो सारे गांव में हर एक गांव में एक किसी को निमंत्रण दिया जाता था कि शादी ब्याह का धान कूटना है।
धान कूटने के लिए हर घर से एक औरत जरूर आती थी। इसके अलावा जिसका ज्यादा परिवार है तो 2-3 औरतें भी इकट्ठा हो जाती थी। तो उसमें क्या होता था, वहीं एक ही जगह के उतने गड्ढे वाले ओखल में कम से कम एक साथ 12-12, 14-14 लोग एक साथ ओखल कूटते थे। काफी एरिया में उसको फैलाया जाता था धानों को बोरों से। और अब उस दिन तो एक आंगन के एक ओखल से काम नहीं चलेगा, तो 4-5 आंगनों में जाते थे औरतें। तो कोई उसको समेटेगा, कोई कूटेगा, कोई पछाड़ेगा। तो दोस्तों जब ये कूटने की बात आती थी, धान कूटने की, तो उसमें ये ओखल के साथ एक मूसल की भी जरूरत पड़ती है। मूसल जो ये खैर की लकड़ी होती है या शीशम की, साल सागौन की लकड़ी होती है, उसका बनता है। ये 5 से 6 फीट की लंबाई इसकी होती है और बीच में इसको जहाँ से पकड़ने के लिए एक आरामदायक वो बनता है, तो वहां से उसको पतला किया जाता है। दोनों हाथों से ऊपर नीचे उठा के उसको कूटा जाता है। तो उसके नीचे कटोरी जैसी में एक लोहे का गोल छल्ला टाइप का डाला जाता है, ताकि मूसल से धानों में चोट लगे और वो चावल बने। और ओखल के ऊपर ही उसको दमादम कूटा जाता था। उसको बोलते थे दमुसई, चौमुसई, छमुसई। मतलब एक मुसो वाला अकेला कूटता है जब अपने घर के लिए है तो एक मुसल से काम चल जाता है। दमुसई 2 लोग कूटते हैं तो 2 लोगों से काम चलता है। फिर तिमुसई वो जनता बढ़ते गई तो जितने लोग हैं उतने मुसलों से उसमें ओखल कूटा जाता था। तो बारात का कार्यक्रम तो आप जानते ही हैं, 4 से 6 दिन तक के एक घर का चलता था। इतने लोगों की व्यवस्था बनाना, पहाड़ की औरतें खुद अपने हाथ से ओखल में धान कूट के और इतने बारातियों को, इतने रिश्तेदारों को, इतने घर गांव को खिलाने के लिए 5-6 दिन के लिए व्यवस्था बना के, उससे भी आगे तक चले, इतना चावल इकट्ठा करती थी खुद घर में कूट के। तो इसमें काफी परिश्रम भी लगता था, बहुत श्रम का काम था ये। लेकिन आज जरा संसाधन बढ़ने की वजह से, बिजली जाने की वजह से ये चक्कियाँ कहीं कहीं तो बहुत जल्दी में ही अभी शुरुआत हुई है। बहुत इलाके में तो बड़ी देर में, अब भी करीब 1 साल से ही पहुंची है बिजली, ऐसे भी गांव हैं। तो ये बहुत श्रम का काम था। ये था उत्तराखंड के ओखल की बात, जो आंगन में बिठा के। और एक बात और, ये जो ओखल जो बिठाया जाता है इसकी काफी बड़ी लाइफ होती है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हमारे दादा दादा के परदादा के बनाए ओखल हमको काम देते हैं और आगे भी देंगे। इतना ये मजबूत और पथरीला पत्थर होता है। दोस्तों ओखल जैसे हमारे एक तरह का अन्नदाता ही है। इसे हमको धान कूट के चावल मिलता है। इसी तरह से और चीज औजार भी होते हैं, तो उनकी हमारे उत्तराखंड में पूजा भी की जाती है। जैसे ओखल की पूजा की जाती है, हैया दोहर का एक त्योहार होता है। उस दिन ओखल में लाल गेरुआ रंग लगाया जाता है और उसके बाहर अच्छी अच्छी रंगोली बनाई जाती है और उसमें दूब और फूल, दीप वगैरह से उसकी आरती की जाती है और वहाँ हल भी रखा जाता है। हल की पूजा भी होती है। इसलिए अन्न से जुड़े संसाधनों के हमारे वहाँ इन औजारों की पूजा की जाती है बड़े धूमधाम से। और उस दिन उस ओखल में बड़े ऊंचे तक धान भरा जाता है। उसको कोई लेबर या अपने काम करने वाले को दान में दिया जाता है। तो ये त्योहार के रूप में भी मनाए जाते हैं हमारे वहाँ। इन संसाधनों को पूजा जाता है। तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड के ओखल पर बात। और पी फॉर फिर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।